आप जानते हैं कि अगर मैं थोड़ा यंग होता तो खुद का बिजनेस शुरू करता, लेकिन नई चीजें ट्राई करने के लिए मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मुझे वह नौकरी नहीं मिल सकती, उसके लिए मुझे डिप्लोमा की जरूरत है और वो मेरे पास है नहीं। मैं हमेशा अपना साइड बिजनेस करना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कभी समय ही नहीं रहा। उन्होंने मेरे बजाय उसे चुना क्योंकि वह हमारे स्कूल का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा था। मैंने एक छोटे से गांव में पढ़ाई की, वहाँ की पढ़ाई बहुत खराब थी, इसलिए मुझे कभी अच्छी एजुकेशन मिल ही नहीं पाई। क्या आपने इन बातों को कभी सुना है? मुझे यकीन है आपने जरूर सुना होगा। क्या आपको पता है कि ये क्या है? एक्सक्यूजेस। ये वे एक्सक्यूजेस हैं जो हम खुद को यह समझाने के लिए बताते हैं कि हम कुछ चीजें क्यों नहीं कर रहे हैं या हम क्यों नहीं सफल हो रहे हैं। ये एक्सक्यूजेस या बहाने हम खुद को इसलिए बताते हैं कि हमें बुरा ना लगे। एक्सक्यूजेस एक बीमारी है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं डर, कॉन्फिडेंस, हाउ टू थिंक बिग, हाउ टू थिंक क्रिएटिवली के बारे में बात करूंगा। ये सभी पॉइंट्स डेविड श्वार्ट्ज की द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग नामक पुस्तक से आते हैं। चलिए एक्सक्यूजेस से शुरू करते हैं। मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था और मैं 18 साल की उम्र तक वहीं रहा। जब मैं हाई स्कूल में था, हमारे पास एक 40 वर्षीय पड़ोसी रहता था जो लगातार अपने कॉलेज के समय की बात किया करता था और बताता था कि वह अपने समय का टॉपर था। वह यह भी बताता था कि सोवियत काल के समय में पढ़ना कितना मुश्किल था और उन्होंने अपने परिवार के बिना किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के वो दिन कैसे बिताए। उन्होंने बड़े गर्व से अपने दोस्तों के बारे में बताया जो ऊंची पोजीशंस पे थे। एक दिन मैंने इस आदमी से पूछ ही लिया कि इतनी अच्छी पढ़ाई करने पर भी वह इतनी कम सैलरी वाली जॉब में, वह भी इतने छोटे से गांव में क्यों है? वह कुछ सेकंड्स के लिए तो चुप रहा और फिर कहा कि मॉस्को जाना उसके लिए सपना था, लेकिन उन्होंने शादी कर ली, उनके बच्चे हो गए, यही वजह है वह अपने दोस्तों की तरह सफल नहीं हो सका। मुझे ऐसा लगा जैसे इस आदमी ने अपनी फैमिली के लिए अपना कैरियर कुर्बान कर दिया हो। लेकिन द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पढ़ने के बाद मैं समझ गया कि यह आदमी जीवन में अपनी असफलता के लिए अपने परिवार को एक एक्सक्यूज के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। लेखक का कहना है कि कोई व्यक्ति जितना अधिक सफल होता है वह उतने ही कम एक्सक्यूजेस बनाता है। जो लोग जीवन में कहीं नहीं पहुंच पाते, उनके पास हमेशा इस बात का बहाना होता है कि वे ऐसा क्यों नहीं कर सकते या वे ऐसा क्यों नहीं करेंगे या वे क्यों नहीं कर पा रहे। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो रास्ता मिल ही जाता है, यदि नहीं तो आप एक सरल बहाना ढूंढ लेते हैं। आपको अपने दोस्तों से थोड़ी सहानुभूति तो मिल सकती है, लेकिन अगर आप पुराने शिकायती हैं तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा। थॉट्स चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, कांस्टेंट रिपीटिशन से वे मजबूत होती हैं। एक बार जब आप किसी बहाने से खुद को मना लेते हैं तो आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है और वह लक्ष्य तक पहुंचने के ऑल्टरनेटिव तरीकों की तलाश भी नहीं करता। आम बहानों में से एक है यह सोचना कि आप स्मार्ट नहीं हैं, आप उतने एजुकेटेड नहीं हैं। यह बीमारी ज्यादातर लोगों में यह अलग अलग डिग्री तक होती है। इस बीमारी पर काबू करने के 3 तरीके बताए गए हैं। पहला, हमेशा अपने आप को याद दिलाएं कि आपका एटीट्यूड ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटेलिजेंस से। लेखक अपने मित्र के बारे में बताता है जिसका एक हाथ नहीं था, लेकिन वह एक महान गोल्फर था। जब लेखक ने उससे पूछा कि एक हाथ ना होने के बावजूद वह गोल्फ में इतना अच्छा कैसे है, तो उसने कहा, राइट एटीट्यूड और एक हाथ हर बार खराब एटीट्यूड और 2 हाथ वालों को हरा देगा। मुझे ये दोहराने दो, द राइट एटीट्यूड एंड 1 आर्म विल बीट द रॉन्ग एटीट्यूड एंड 2 आर्म्स एवरी टाइम। इमेजिन आप बॉस हैं और आपकी कंपनी में 2 अकाउंटेंट काम करते हैं। पहला अकाउंटेंट के पास कई वर्षों का एक्सपीरियंस है और वह अपना काम अच्छी तरह से करता है। दूसरा अकाउंटेंट काफी इनएक्सपीरियंस्ड है और कंपनी में नया है। पहला अकाउंटेंट अपने काम के अलावा किसी भी चीज से परेशान नहीं होता, वह बस वही करता है जो उसे करने को कहा जाता है और फालतू कुछ नहीं। जबकि दूसरा अकाउंटेंट अपना काम जल्दी खत्म करने पर अपने कोलीग्स की मदद करता है। जब कोई नया एम्प्लॉय कंपनी ज्वाइन करता है तो वह उसकी भी मदद करता है। अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में वह कुछ कर सकता है तो जरूर करता है। वह यह नहीं कहता कि ये मेरा काम नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो वह केवल अपनी जॉब को ही नहीं, पूरी कंपनी को सफल करने का प्रयास करता है। अब कंपनी के मालिक के रूप में यदि आप उन दोनों अकाउंटेंट में से किसी एक को बढ़ावा देना चाहें तो किसको चुनेंगे? मुझे यकीन है आप दूसरे अकाउंटेंट को चुनेंगे क्योंकि उसका एटीट्यूड सही है। आप देखिए, एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंस कुछ भी नहीं है यदि आपका एटीट्यूड सही नहीं है। तो आप भी अपनी कंपनी में इसे देख सकते हैं। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बदलाव लाने के लिए अपना एटीट्यूड बदलना ही काफी है। दूसरा, हाउ टू थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटेलिजेंस से। जो व्यक्ति समस्याओं को हल करने के लिए अपने ब्रेन और इंटेलिजेंस का उपयोग करना जानता है, वह हमेशा उस व्यक्ति को हरा देगा जो अपने ब्रेन को केवल स्टोर हाउस ऑफ फैक्ट्स बनाकर रखता है। कल्पना कीजिए कि आप अपने बिजनेस के लिए 2 लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं।
पहला कैंडिडेट अंदर आता है और आप उससे पूछते हैं कि क्या आप इस बिल्डिंग की हाइट जानते हैं? कैंडिडेट कहता है, हाँ मुझे पता है, मैंने कई वर्षों तक यहाँ काम किया है, मुझे इन सभी बिल्डिंग्स की हाइट मालूम है, इस बिल्डिंग की हाइट 25 मीटर है। कैंडिडेट ने आपको करेक्ट आंसर दिया, लेकिन व्यक्ति चला जाता है और दूसरा कैंडिडेट अंदर आता है। आप वही प्रश्न पूछते हैं, वो आपकी ओर देखता है और कहता है मुझे नहीं पता। फिर उत्तर के लिए आपसे कुछ समय मांगता है और कैंडिडेट बाहर दौड़ता है और जमीन पर अपनी छाया की लंबाई नापता है और फिर बिल्डिंग की छाया नापता है। फिर दोनों छायाओं के रेशियो का कंपैरिजन करके एक फिगर लेकर के आता है और कहता है इमारत की ऊंचाई लगभग 23 मीटर है। मेरा आपसे प्रश्न है, आप किसे नौकरी पर रख रहे हैं? मैं आपको नहीं जानता, लेकिन मैं दूसरे कैंडिडेट को काम पर रख रहा हूँ, भले ही उसका आंसर एक्यूरेट नहीं था। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि कैसे सोचना है, वह जानता है कि उसे अपने दिमाग का उपयोग कैसे करना है। आज पहले से कहीं अधिक हमें ऐसे लोगों की जरूरत है। स्कूल की तरह हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं। रियल लाइफ की समस्याएं MCQs नहीं हैं और सॉल्यूशंस के लिए हमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जरूरत होती है। हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के इतने आदी हो गए हैं, जब आप अपने मित्र से पूछते हैं कि वह दोपहर में लंच के लिए किस रेस्टोरेंट में जाना चाहता है, तो वह आपकी ओर देखता है और कहता है, अच्छा मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं? सोचने और कुछ लेकर आने की बजाय वह चॉइसेस चाहता है ताकि वह चुन सके। इसलिए याद रखें कि एबिलिटी टू थिंक इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन द एबिलिटी टू मेमोराइज फैक्ट्स। हो सकता है आपको एग्जाम में 100% मार्क्स ना मिले हों, लेकिन मुझे यकीन है कि आपके पास सोचने का एक अनोखा तरीका है। अंत में तीसरा, नेवर अंडर एस्टिमेट योर ओन इंटेलिजेंस एंड नेवर ओवर एस्टिमेट द इंटेलिजेंस ऑफ अदर्स। अपने आप को कभी कम ना आंकें, अपनी एसेट्स पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी बेहतर प्रतिभाओं की खोज करें। दूसरा आम बहाना उम्र को लेकर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जीवन के किस पड़ाव पर हैं, किसी न किसी मोड़ पर हमें उम्र के बहाने से पीड़ित होना ही पड़ता है। इस बहाने ने हजारों लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज के रास्ते बंद कर दिए हैं। उन्हें लगता है कि वे बहुत बूढ़े हैं या बहुत छोटे हैं, इसलिए वे कोशिश करने की जहमत ही नहीं उठाते। मान लें कि आपकी उम्र 40 साल है और आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप इसके लिए बहुत बूढ़े हो चुके हैं। इस बिजनेस आइडिया को पूरी तरह से छोड़ देने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति चाहता हूँ। यदि मैं आपसे पूछूं कि हम आमतौर पर जीवन में किस एज से प्रोडक्टिव बनते हैं? लगभग 20 वर्ष। जी हाँ, यह वह उम्र है जब हम में से ज्यादातर लोग काम करना और कुछ प्रोडक्टिव होना शुरू करते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ, किसी व्यक्ति का प्रोडक्टिव लाइफ एंड कब होता है? आप कहेंगे शायद 70 के आसपास, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो 70 के बाद भी प्रोडक्टिव हैं। परंतु आइए, आपके उत्तरों के आधार पर हम 70 से सहमत हैं। हम कह सकते हैं कुल मिलाकर आपके पास प्रोडक्टिव होने के लिए 50 वर्ष है। 70 - 20 50। अब यदि आप 40 वर्ष के हैं तो इसका मतलब आपने अपने जीवन के केवल 20 वर्ष ही प्रोडक्टिव बिताए हैं। अभी भी आपके पास 30 वर्ष प्रोडक्टिविटी के शेष हैं। आप अपनी प्रोडक्टिविटी के आधे तक भी नहीं पहुंचे हैं और आप मुझसे कह रहे हैं आप नई चीजों को ट्राई करने के लिए बूढ़े हो गए हैं। हो सकता है आपको मुझ पर भरोसा ना हो, लेकिन मुझे आशा है कि आपको अभी भी गणित पर पूरा भरोसा होगा। लेसन नंबर 2, हाउ टू थिंक बिग। अधिकतर लोग बड़ा सोच ही नहीं पाते। वे अपने खाते में 1 करोड़ रुपए होने का सोच भी नहीं सकते। मुझे गलत ना समझे, मैं यह नहीं कह रहा कि बड़ा सोचो और सब कुछ बढ़िया होगा, बिल्कुल नहीं। थिंकिंग बिग इज जस्ट द बिगिनिंग। बड़ा सोचने के बाद आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, काम आपको ही करना पड़ेगा, बाकी लोग नहीं करेंगे। आपको कई बार असफल होना पड़ेगा और फिर से खड़ा होना पड़ेगा। तुम्हें खूब पढ़ना होगा और होशियारी से काम करना होगा। ऐसे 100 स्टेप्स हैं जो आपको बड़ा सोचने के बाद उठाने पड़ेंगे। बड़ा सोचना केवल पहला कदम है और यदि आप वह भी नहीं उठा सकते तो मुझे डर है आपके लिए कोई उम्मीद नहीं है। जब मैं कॉलेज में था तो मेरे साथी ग्रुप का लक्ष्य अपना डिप्लोमा प्राप्त करना और एक अच्छी कंपनी या बैंक में काम करना था। दूसरी तरफ उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो स्वयं एक अच्छी कंपनी बनाना चाहते थे। कई साल बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो पाता हूँ कि दोनों ग्रुप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। यदि आपका लक्ष्य अपना डिप्लोमा प्राप्त करना और एक अच्छी कंपनी के लिए काम करना है तो आप फिनिश लाइन के बहुत करीब का लक्ष्य रख रहे हैं। यह ऐसा है कि आप जैसे कह रहे हो मैं हर दिन जिम जाना चाहता हूँ और मैं वहाँ 20 पुशअप्स करूंगा। लोगों को उनके वजन, कॉलेज की डिग्री या फैमिली बैकग्राउंड से नहीं मापा जाता। दे आर मेजर्ड बाय द साइज ऑफ देयर थिंकिंग। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है खुद को कम आंकना। यदि आपके दोस्त राम का लक्ष्य $10 लाख कमाने का है और आपको लगता है कि यह असंभव है, तो राम आपको
अपना नया बिजनेस पार्टनर क्यों बनाएगा? अगर आपको खुद लगता है कि आप उस खूबसूरत लड़की के लायक नहीं हैं, तो वह क्यों सोचेगी कि आप उसके लायक हैं? यदि आप 20 वर्ष के हैं और मेरी कंपनी में काम करने के लिए इंटरव्यू पर आए हैं और मेरा लक्ष्य आपको नौकरी पर रखना और आपको ग्रो करना है ताकि आप फ्यूचर में कंपनी की किसी भी ब्रांच को लीड कर सकें, लेकिन इंटरव्यू के दौरान आप केवल वर्क फ्रॉम होम, मील वाउचर, वेकेशन डेज एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में ही पूछते हैं, तो मैं तुम्हें क्यों नौकरी पर रखूंगा? डे टू डे आर्ग्यूमेंट्स के बारे में एक सलाह। अगर आप अपने पार्टनर के साथ या अपने ऑफिस पर होने वाली 90% आर्ग्यूमेंट से बचना चाहते हैं, तो जब भी कोई बहस हो तो बस खुद से यह सवाल पूछें, क्या यह इशू कुछ ऐसा है जिसके बारे में मेरे जैसा महत्वपूर्ण व्यक्ति बहस करेगा और अपना समय बर्बाद करेगा? जल्द ही आप कई फालतू आर्ग्यूमेंट से बच जाएंगे। प्लस ध्यान रखें कि बहस करके आप कुछ भी नहीं जीत सकते। लेसन नंबर 3, डर को कैसे जीतें। मुझे यकीन है कि आप कभी ऐसी सिचुएशन में रहे होंगे जहां आप किसी चीज या व्यक्ति से डरते थे। हो सकता है आपको एग्जाम में फेल होने का और शर्मिंदा होने का डर हो, या अपनी नौकरी खोने का डर हो, या फिर अपने बॉस से बात करने का डर हो। जब आपने अपने दोस्तों के साथ अपने डर को शेयर किया तो उन्होंने कहा, चलो हम लंच पर चलते हैं। तुम इसे बहुत बड़ा चढ़ाकर कह रहे हो, यह सिर्फ तुम्हारे दिमाग का वहम है। हमारे दोस्त और रिश्तेदार हमसे बेहतर महसूस करने की उम्मीद करते हैं जब वे कहते हैं कि यह सिर्फ आपके दिमाग की कल्पना है, लेकिन रियलिटी यह है कि फियर रियल है और बड़ी ही पावरफुल फोर्स है। मेरे मन में डर है, इसलिए यह उम्मीद ना करें कि मैं यह सुनकर शांत हो जाऊंगा कि यह सिर्फ मेरे दिमाग का वहम है। डर और आत्मविश्वास की कमी रियल है और यही सफलता का दुश्मन नंबर 1 है। हर तरह का डर एक साइकोलॉजिकल बीमारी का ही रूप है और आप जानते हैं कि इसका इलाज क्या है? एक्शन। क्या आपने कभी ऐसा व्यक्ति देखा है जो स्विमिंग पूल पर खड़ा है लेकिन कूदने से डरता है, लेकिन तभी अचानक कोई उसे पानी में धक्का दे देता है और वह कुछ ही सेकंड में उसका डर खत्म कर देता है और वह पानी में होता है? एक्शन फियर का अंत करता है। आपको मैं किताब से एक कहानी सुनाता हूँ। एक दिन सेल्स मैनेजर मदद के लिए ऑथर के पास आया और बताया कि उसे बहुत डर लग रहा है कि वह जल्द ही अपनी नौकरी खो देगा। मैनेजर ने कहा, हाल ही में उनके सेल्स डिपार्टमेंट की सेल्स बहुत कम हो गई है और इस वजह से इस बात के बहुत चांसेस हैं कि उसे निकाल दिया जाएगा। मैनेजर की कहानी सुनने के बाद ऑथर ने पूछा कि स्थिति को ठीक करने के लिए उसने क्या किया। थोड़ा कंफ्यूज होकर मैनेजर ने पूछा, क्या मतलब? ऑथर ने जवाब देते हुए कहा, मैं समझता हूँ कि आप डरे हुए हैं, मैं समझता हूँ आप चिंतित हैं, लेकिन अपनी नौकरी को बचाने के लिए या इस नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? मैनेजर के पास कोई प्लान नहीं था, इसलिए ऑथर ने तुरंत 2 कार्यवाही करने की सिफारिश की। सबसे पहले सेल्स बढ़ाने के संभावित तरीके लिखें और उन्हें तुरंत लागू करें। दूसरा, यदि आवश्यक हो तो अन्य कंपनियों में नौकरी की तलाश करें। कई हफ्तों बाद मैनेजर ने ऑथर को बुलाया और कहा, उन्होंने कई काम किए हैं जिससे सेल्स में बहुत सुधार हुआ है। इसके अलावा उनके पास अलग अलग कंपनियों के 2 ऑफर्स भी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनकी एग्जिस्टिंग कंपनी में चीजें अच्छी चल रही थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब हम डरते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम कुछ कदम उठा सकते हैं। हम पंगु हो जाते हैं और बस बुरा घटित होने का इंतजार करते हैं या फिर अच्छे की आशा करते हैं। जब भी आपको डर लगे तो उसे तुरंत 2 भागों में बांट लेना चाहिए। एक हिस्से पर लिखें कि आप किस चीज से डरते हैं और दूसरे हिस्से पर लिखें कि डर को खत्म करने या कम करने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं। आपको इसको तुरंत ही करना चाहिए। इसका कारण यह है, द मोर टाइम यू गिव द बिगर फियर गेट्स। एक दिन मुझे अपने पूरे डिपार्टमेंट को एक महत्वपूर्ण ईमेल भेजना था, लेकिन मुझे डर था कि टीम कैसे रिएक्ट करेगी, इसलिए मैंने इसे थोड़ा और समय देने का सोचा। कुछ दिनों बाद आखिरकार मैं ईमेल लिखने बैठा, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सका क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैंने अधिकांश समय यह कल्पना करने में बिताया था कि लोग किस तरह से बुरे बुरे रिएक्शंस देंगे, मेरे सहकर्मियों के साथ मेरे संबंधों पे क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसे लोग मुझसे नफरत करने लगेंगे। उन कुछ दिनों ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया। सच तो यह है कि आलोचना झेले बिना कोई सार्थक काम नहीं हो सकता, इसलिए तुरंत कार्य करें और निर्णायक बने। हेजिटेशन ओनली मैग्निफाइज द फियर। अब बात करते हैं दूसरे लोगों के डर के बारे में और उनके साथ कम्युनिकेट करते समय कैसे कॉन्फिडेंट रहें। कई साल पहले मैं कंपनी में काम करती थी। वहाँ एक मैनेजर था जिसके साथ मैं कई क्षेत्रों में सहयोग करती थी। वह मैनेजर एक अत्यधिक सम्मानित, जानकार और गंभीर दिखने वाला व्यक्ति था। जब भी मेरी उससे बात होती थी या वह कमरे में होता था तो मुझे कुछ घबराहट सी महसूस होती थी। मैं खुद पर दोगुना ध्यान देती थी, कहीं मेरे मुंह से कुछ बेवकूफी भरी बात न निकल जाए। उनके साथ हर मुलाकात और हर चर्चा मेरे शरीर और दिमाग के लिए एक तनाव परीक्षा थी। एक दिन मैं बॉक्सिंग
क्लास में थी और वहाँ ट्रेनर एब्सेंट था। घर जाने के बजाय मैंने सभी से कहा कि हम एक साथ रहकर प्रैक्टिस करना चाहें तो मैं ट्रेन कर सकती हूँ। सभी मान गए। कुछ मिनट बाद मैनेजर हॉल में दाखिल हुआ और बोला वह भी बॉक्सिंग शुरू करना चाहता है, वह मुझसे ही ट्रेनिंग ले लेगा। मैं घबरा रही थी, लेकिन 10 मिनट की ट्रेनिंग के बाद मैंने उसे देखा और महसूस किया कि उसे कितना संघर्ष करना पड़ रहा था। उसने एक लड़की की तरह मुक्का मारा। उसकी सांसें पूरी तरह थम चुकी थी। वह घबराया हुआ था और दूसरों की तरह अच्छी तरह से ट्रेनिंग न ले पाने के कारण शर्मिंदा लग रहा था। मैंने बस उसे देखा और खुद से कहा यह बिल्कुल मेरे जैसा है। ट्रेनिंग में पहली बार भी मुझे वैसा ही महसूस हुआ था जैसा वह अब महसूस कर रहा है। वह कोई हाई लेवल मैनेजर हो सकता है, लेकिन अंदर से हम दोनों एक जैसे हैं। हम दोनों डरते हैं, हम दोनों नई चीजों के साथ संघर्ष करते हैं, हम दोनों शर्मिंदा महसूस करते हैं और हम दोनों के परिवारों में समस्याएं हैं। इस घटना के बाद मुझे उसके साथ कभी घबराहट महसूस नहीं हुई और मेरे शांत व्यवहार के कारण हम और भी करीब आ गए। अब जब भी मैं किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात करती हूँ, मैं बस उसकी उस मुक्केबाजी कक्षा में कल्पना कर लेती हूँ। यह अजीब लग सकता है, लेकिन यह मुझे लोगों को सही पर्सपेक्टिव में रखने की याद दिलाता है। यह मुझे याद दिलाता है कि हम सभी इंसान हैं। लोग उतने डरावने नहीं हैं जितना हम उन्हें देखते हैं। जब आप सभी टाइटल्स और पद हटा देंगे तो हम लोग एक जैसे ही हैं और डरने का कोई कारण नहीं है। शायद अभी आपके जीवन में कोई है जिससे आप डरते हैं, तो बस अपने पसंदीदा खेलों में से एक में उसकी कल्पना करें और देखें कि यदि वह आपके खिलाफ कम्पीट कर रहा हो तो उसे कितना संघर्ष करना पड़ेगा। यह दृष्टिकोण आपको लोगों को उचित पर्सपेक्टिव में रखने में मदद करेगा। यह सलाह अजीब लग सकती है, लेकिन यह मेरे लिए काफी अच्छा काम करती है। यह आपके लिए भी काम आ सकती है। मान लीजिए कि एक बड़ी कंपनी मुझसे कांटेक्ट करती है और इस चैनल पर अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करने के लिए बहुत सारे पैसे देने की पेशकश करती है। मैं उनके प्रोडक्ट को देखता हूँ और देखता हूँ कि यह ठीक है, लेकिन एक खामी है। पहले तो मैं इसे प्रमोट करने से झिझकता हूँ, लेकिन फिर खुद से कहता हूँ चलो भी, आप इतना पैसा नहीं छोड़ सकते। साथ ही यदि आप इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो आपके व्यूअर्स को दोष के बारे में पता ही नहीं चलेगा, इसलिए मैं इसे बढ़ावा देता हूँ। क्या आप जानते हैं उसके बाद क्या होने वाला है? मेरा आत्मविश्वास टूट जाएगा और मैं डर में जीऊंगा। मेरा मन लगातार पूछेगा क्या उन्हें पता चला कि मैंने उनसे झूठ बोला था? क्या मैं पकड़ा जाऊंगा? जब भी मुझसे कोई चैनल के बारे में सवाल पूछता है तो मैं हर बार टिप्पणियों को देखने से नहीं डरूंगा। मैं उस व्यक्ति के साथ कभी भी आत्मविश्वास से बात नहीं करूंगा। एक्टिंग राइट इज ए कॉन्फिडेंस बिल्डर एंड एक्टिंग रॉन्ग इज ए कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉयर। अब मैं आपको सही काम करने के बारे में लेक्चर देने तो नहीं आया हूँ, मैं केवल प्रैक्टिकली देख रहा हूँ। जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपकी कॉन्शियंस के अगेंस्ट जाता है तो आप दोषी महसूस करते हैं। आप सीधा नहीं सोच सकते क्योंकि आपका मन सोच रहा है क्या मैं पकड़ा जाऊंगा? हम में से प्रत्येक के भीतर सही बनने की, सही सोचने की और सही कार्य करने की इच्छा है। जब हम उन इच्छाओं के अगेंस्ट जाते हैं तो हम अपने कॉन्शियंस में मानो कैंसर डाल देते हैं और वह कैंसर हमारे कॉन्फिडेंस को जीते जी खा जाता है। किसी दिन आप सेल्स के इतने प्रेशर में होंगे कि आप जानबूझकर कस्टमर को खरीदारी के लिए मैनिपुलेट करने के बारे में सोचेंगे। आप सफल भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या होगा? आप हमेशा सोचते रहेंगे क्या ग्राहक को पता चला कि मैंने उससे झूठ बोला था? नेक्स्ट टाइम आप चाह कर भी उस कस्टमर को सेल्स नहीं कर पाएंगे। आपका माइंड पहली रॉन्ग सेल्स के बारे में ही सोचता रहेगा। कई अपराधियों को इसलिए नहीं पकड़ा जाता क्योंकि कोई सुराग उनकी ओर इशारा करता है, बल्कि इसलिए पकड़ा जाता है क्योंकि वे दोषी होने के कारण नर्वस रहते हैं। कॉन्फिडेंस के बारे में एक महत्वपूर्ण पाठ है जिसे कम से कम 35 बार पढ़ें। टू थिंक कॉन्फिडेंटली, एक्ट कॉन्फिडेंटली। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का दूसरा कारण मिसमैनेज्ड मेमोरी है। आपका दिमाग बिल्कुल एक बैंक की तरह है। हर दिन आप अपने दिमाग के बैंक में विचार जमा करते हैं। ये विचार आपकी स्मृति बन जाते हैं। जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं और सोचना शुरू करते हैं तो आप मूल रूप से अपने मेमोरी बैंक से पूछ रहे होते हैं कि मुझे इस समस्या के बारे में पहले से पता है। आपका मेमोरी बैंक स्वचालित रूप से उत्तर देता है और आपको इस स्थिति से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करता है जो आपने पिछले अवसरों पर जमा की थी। आपका मेमोरी बैंक अत्यधिक विश्वसनीय है। एक समय ऐसा आता है जब आप किसी काम को करने में असफल हो जाते हैं और कहते हैं मिस्टर मेमोरी बैंक, क्या आप मेरी नेगेटिव डिपॉजिट राशि वापस ला सकते हैं जिससे यह पता चल सके कि मैं विफल हूँ? और आपका बैंकर कहता है जी सर। क्या आपको याद है आपके 6th क्लास के शिक्षक ने आपसे कैसे कहा था कि आप जीवन में असफल होंगे? क्या आपको याद है कैसे आपकी नौकरी छूट गई थी? क्या आपको याद है आपकी प्रेमिका ने कैसे आपको छोड़ दिया था क्योंकि उसे लगा कि आप असफल हैं? क्या आपको याद है कि आप परीक्षा में असफल हुए थे
और आपको अपना डिप्लोमा नहीं मिल सका था। ऑथर 2 बातों की सलाह देता है। सबसे पहले केवल पॉजिटिव थॉट्स को ही अपनी मेमोरी बैंक में जमा करें और नेगेटिव थॉट्स के बारे में सोचते हुए बिस्तर पर जाने से इनकार करें। किसी नेगेटिव घटना के बारे में घंटों तक सोचने से इनकार करें। बच्चों के साथ खेलें और कुछ ऐसा करें जिससे आपका मन इससे हट जाए। दूसरा, अपनी मेमोरी बैंक में केवल पॉजिटिव थॉट्स ही डालें। अब मान लीजिए कि आप अपने मेमोरी बैंक के पास जाते हैं और कहते हैं, मिस्टर मेमोरी बैंक, मुझे कुछ रीएश्योरेंस के थॉट्स दें। मिस्टर बैंक कहता है, जी सर, ऐसी यादें लाएंगे जो साबित करती हैं कि आप सफल हो सकते हैं। सफल लोग पॉजिटिव थॉट्स को अपने मेमोरी बैंक में डालने और केवल पॉजिटिव टॉक्स निकालने में माहिर होते हैं। नेगेटिव थॉट्स आपकी थॉट्स की स्पीड रोकती हैं। इसे इस तरह कल्पना करें, यदि आप हर सुबह काम पर जाने से पहले मुट्ठी भर मिट्टी लेते हैं और इसे अपने कार की टैंक में डाल लेते हैं तो इससे इंजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब भी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में बढ़ने लगे तो गाड़ी में मिट्टी डालने वाला एग्जांपल सोचें। बस अपने आप को याद दिलाएं कि ये आपको कहां ले जाएगा और खुद ही याद आ जाएगा कि आपके पास विकल्प है। मैं यह दिखावा बिल्कुल नहीं करूंगा कि मैं इसमें बहुत अच्छा हूं या बिल्कुल खराब हूं। मैं भी इससे जूझता हूं, लेकिन मैं खुद को याद दिलाने की कोशिश करता हूं कि मेरे पास पॉजिटिव सोचने की चॉइस है और मैं पॉजिटिव ही करूंगा। टिप्स टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस। मुझे यकीन है कि आप किसी मीटिंग में या क्लासरूम में रहे होंगे जहां आप कमेंट्स करना या कुछ कहना चाहते हो, लेकिन आप ऐसा ना कर पाए। ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। हम अपने आप से कहते हैं, अगर मैं कुछ कहूंगा तो शायद मैं मूर्ख दिखूंगा, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। मीटिंग में शायद लोग मुझसे ज्यादा जानते होंगे। मैं दूसरों के सामने मूर्ख नहीं बनना चाहता। Each time you don't speak, you feel even more inferior. आप अपने आप से अगली बार बोलने का वादा करते हैं, लेकिन संभवतः आप अगली बार भी नहीं बोलेंगे। हर बार जब आप नहीं बोलते हैं तो आप कॉन्फिडेंस के पेड़ में जहर घोल रहे हैं। बस बोलो। बोलना कॉन्फिडेंस बढ़ाने का विटामिन है। जब आप किसी भी मीटिंग में भाग लेते हैं तो उसमें बोलने का नियम बनाएं। कोई बहाना नहीं। सजेशंस दें, क्वेश्चंस पूछें और बोलने वाले लास्ट व्यक्ति ना बने। फूलिश दिखने के बारे में कभी चिंता ना करें, ऐसा नहीं होगा। हर व्यक्ति जो आपसे सहमत नहीं है, संभावना है कि कोई और अन्य व्यक्ति आपसे जरूर सहमत होगा। नंबर 2, आई कांटेक्ट। कोई व्यक्ति अपनी आंखों का उपयोग कैसे करता है वह उसके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताता है। जो व्यक्ति आपकी आंखों में नहीं देखता वह क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है, उसे किस बात का डर है, क्या वह मुझ पर कुछ थोपने की कोशिश कर रहा है। आमतौर पर आंख से संपर्क करने में विफलता कुछ चीजों को दर्शाती है, जैसे मैं तुमसे कमजोर महसूस कर रहा हूँ, मैं तुमसे हीन महसूस कर रहा हूँ, मैं डरता हूँ तुमसे क्योंकि मैं दोषी हूँ, मैंने कुछ ऐसा किया जो मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें पता चले। अगर मैं अपनी आंखों को तुम्हारी आंखों से जुड़ने दूं तो शायद तुम मेरे अंदर झांक लोगे। इसलिए हर व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर बात करें और अपने डर पर विजय प्राप्त करें। बी ए फ्रंट सीटर। मीटिंग्स में, ऑफिसेज में या क्लासेस में कभी आपने ध्यान दिया है कि सबसे पहले सबसे पीछे की सीटें क्यों भरती हैं? अधिकांश लोग पीछे की पंक्तियों में बैठने के लिए होड़ करते हैं ताकि वे अधिक दिखाई न दें, और वे दिखाई देने से डरते हैं। इसका कारण यह है कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है। सामने बैठने से आत्मविश्वास बढ़ता है। अभी से इसका अभ्यास करें। जितना हो सके आगे की रो के करीब बैठने का नियम बना लें। यह एक छोटा कदम है लेकिन बेहद जरूरी है। लेसन नंबर 5, हाउ टू थिंक क्रिएटिवली। क्रिएटिव थिंकिंग कलाकारों, संगीतकारों और साइंटिस्ट के लिए आरक्षित नहीं है। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब कुछ भी करने के नए और बेहतर तरीके ढूंढना है। उदाहरण के लिए, एक स्टूडेंट अपने कोर्सेज के साथ एक एडिशनल बिजनेस भी बनाता है। एक एम्प्लॉय अपनी कंपनी के लिए वीक में 20 घंटे बचाने का नया तरीका ढूंढता है। एक सेल्समैन अधिक सेल्स का बेहतर तरीका ढूंढता है। लेखक का कहना है, किसी चीज में क्रिएटिव होना शुरू करने के लिए पहला कदम है बिलीव, विश्वास और मानना यह हो सकता है। जब आप मानते हैं तभी आपका दिमाग इसको करने के तरीके ढूंढता है। जब आप मानते हैं कि कुछ असंभव है तो आपका दिमाग यह साबित करने का काम करने लग जाता है कि यह क्यों नहीं किया जा सकता। इसलिए जब आप विश्वास करते हैं, सच में विश्वास करते हैं, तो कुछ किया जा सकता है। तब आपका दिमाग आपके लिए काम करता है और आपको इसके करने के तरीके देता है। अनएक्सपेक्टेड समय और जगहों पर सॉल्यूशन दिखाई देने लगते हैं। बिलीफ रिलीजेस क्रिएटिव पावर्स। जब आप बिलीव नहीं करते हैं तो आप मूल रूप से अपने ब्रेन को फ्रीज कर देते हैं और जमे हुए स्थान पर कभी कुछ नहीं बढ़ता। सफल व्यक्ति यह नहीं पूछता क्या मैं यह कर सकता हूँ, वह जानता है कि वह यह कर सकता है, इसलिए उसने प्रश्न को रिफ्रेज किया। जब आप स्वयं से पूछते हैं मैं यह कैसे कर सकता हूँ, तो आपकी क्रिएटिव पावर्स चालू होती हैं। छोटा सा अभ्यास है, एक छोटी सी नोटबुक लें और हर दिन
काम शुरू करने से पहले 10 मिनट सोचने में लगाएं। हाउ कैन आई मेक मोर सेल्स? मैं नया बिजनेस कैसे बना सकता हूँ और इफेक्टिवली कैसे पढ़ सकता हूँ? आप जो भी हासिल करना चाहते हैं सोचें। जल्द ही आपको सॉल्यूशंस और आइडियाज मिलने लगेंगे जिनके बारे में आपने कभी पहले नहीं सोचा होगा। जब आइडियाज आए तो उन्हें लिख लें और हर मंडे या फ्राइडे रिव्यू करें। मैक्सिमम आइडियाज की कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन कुछ का होगा और कुछ आइडियाज और आइडियाज से जुड़ जाएंगे और ग्रेट आइडियाज बन जाएंगे। क्रिएटिव बनने का एक और तरीका है, अधिक बात करने की बजाय अधिक सुनना पसंद करें। सफल कंपनीज अपने कस्टमर्स पर रिसर्च कर उनकी बात सुनने के लिए लाखों डॉलर खर्च देती हैं, जो उनके पर्सपेक्टिव कस्टमर्स होते हैं। हम बताकर कुछ नहीं सीखते, लेकिन पूछकर और सुनकर हम ज्यादा सीख सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं। जो दिमाग केवल अपने आप पर निर्भर रहता है वह जल्द ही वीक हो जाता है और वह क्रिएटिव थिंकिंग के लिए कमजोर और असमर्थ हो जाता है। अपने एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज से निकलकर और दूसरे लोगों से मिलकर ही क्रिएटिव सोच प्रेरित होती है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आप और समरीज देखना चाहते हैं तो अपनी स्क्रीन पर दिखाई गई प्लेलिस्ट देखें। आपका दिन शुभ हो।